6.11 में लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 360,000 रुपीज फॉर अ 5 years पीरियड। एक कंपनी एक एसेट जो है वो 5 सालों के लिए लीज करना चाहती है। लीज करने का मतलब ये है, लीज आउट करने का मतलब ये है कि लीज का मतलब ये होता है कि चीज किराए पे लेना। ठीक है। इट इज फिक्स्ड रेंटल ऑफ ₹105,000 per annum payable annually starting from the end of first year. This agreement will be favorable to the company if the interest rate which the company earns on its investments is अब वो ये कहता है कि ये जो भी एग्रीमेंट है ये कंपनी के लिए कब फेवरेबल होगा, किस कंडीशन में जो है ना वो फेवरेबल होगा। जब इंटरेस्ट रेट जो है इन्वेस्टमेंट का वो 16% हो, 15% हो, 17% हो, 14% हो। अच्छा, ये सवाल जो है ना ये थोड़ा सा आप समझ लें कि थोड़ा सा इसमें एक कंसर्न है। बहरहाल यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी एसेट को लीज आउट कर रही है और 360,000 रुपीज जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि आज की वैल्यू है। कंपनी जो है वो इस एसेट को लीज कर रही है, यानी कि आप ये कह लो कि कंपनी इस एसेट को किसी को किराए पर दे रही है। मान लो इट इज फिक्स्ड रेंटल ऑफ 105,000 per annum payable annually starting from the end of first year। 1,05,000 के रेंटल्स होंगे। 1,05,000 के रेंटल्स का मतलब ये है कि 1,05,000 कंपनी को हर साल मिल रहे होंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे एक अजम्पशन के साथ हम चल रहे हैं कि कंपनी एक लीजिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी एसेट्स को किराए पर देती है। दिस एग्रीमेंट विल बी फेवरेबल टू द कंपनी if the interest rate which the company earns on its investments is which one of the following। अब देखो, अगर रेट 14% या कम से कम होता है ना, पहले तो हम इसको अगर यूं सॉल्व कर लें कि हम आईआरआर ढूंढ लें। आईआरआर आईआरआर इस प्रोजेक्ट का कितना है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और कितने साल है भाई? फिक्स्ड रेंटल पर एनम फॉर 5 years ना, 4 है और 5 है। कह लो कि कंपनी ने एक एसेट जिसकी वैल्यू 360,000 थी वो खरीद कर किसी को किराए पर दे दिया और उससे 1,05,000 का हर साल का किराया आता है। सही है जी। 1,05,000 का किराया आता है। अब अगर हम 16, 15, 17 और 14% के जो रेट्स हैं इसके हिसाब से हम इसका आईआरआर ढूंढें। इसका आईआरआर कितना होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, वो ढूंढने के लिए हम ये कह सकते हैं मुख्तलिफ तरीके आईआरआर के। यहाँ पर सेम कैश फ्लोज हर साल नजर आ रहे हैं। मुझे पता है आईआरआर पर एनपीवी कितनी होती है, 0 होती है। एनपीवी बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के लिए, और आईआरआर की वैल्यू पर एनपीवी 0 होती है। तो 0 इज इक्वल टू पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ। तो फिर पीवीसीआई इज इक्वल्स टू पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ऐसा आईआरआर पर होता है। ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी के बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये चीज़ देखी हुई है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आएगी, 1,05,000 हर साल है, यानी कि ये एक एनवीटी बन रही है और इसकी मैं डिस्काउंटिंग कर लेता हूँ। तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर -5 अपॉन आई इज इक्वल्स टू 360,000।
और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, लेट से मैं 14% डायरेक्टली पुट करता हूँ, क्योंकि आई जब अननोन होता है ना तो इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ 14% लेकर, देखता हूँ कि क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। मतलब 5,000 अगर 14% का रेट हम यूज़ करते हैं ना, अगर हम 14% का रेट यूज़ करते हैं, अगर हम 14% का रेट यूज़ करते हैं, तो ये जो कैश इनफ्लोज है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है ना, वो 360473 बनती है। ठीक है। अगर हम 14% का रेट यूज करते हैं, तो जो कैश इनफ्लोज है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 360473 बनती है। मैंने क्या किया, मैंने 14% का रेट यहाँ पर आई की जगह पुट किया बस। और जो कैश आउटफ्लोज है वो 360,000 है। ठीक है। सर सारे डिस्काउंट भी तो कर सकते हैं एनओटी से। हाँ, वही किया मैंने। तो अगर हम जो है वो, अगर हम 14% का रेट पुट इन करते हैं, तो जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू 360473 आ रही है। और जो कैश आउटफ्लोज है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 360000 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है। और एनपीवी अगर पॉजिटिव है 14% पर, तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो अंडरटेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एनपीवी अगर हम नहीं निकालेंगे तो और हम क्या कर सकते हैं? एनपीवी अगर हम नहीं निकालते तो हम आई की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अगर हम आई की वैल्यू ढूंढेंगे तो वो थोड़ा सा आपको जो है ना वो कैलकुलेटर पे पूरा इक्वेशन पुट इन करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, देखो आपके पास दो तरीके ये हैं कि यहाँ पर हम एक तो आईआरआर ढूंढ लें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है प्रोजेक्ट का। और आईआरआर वाले तरीके से अगर चलेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि आईआरआर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ज़्यादा है। अगर आईआरआर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर आईआरआर कम है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम एनपीवी निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर एनपीवी ही निकाल ली। मैंने एज्यूम किया कि यार कंपनी का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है तो एनपीवी क्या आती है? एनपीवी पॉजिटिव आती है, क्योंकि 14% पर इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू 360473 बन रही है और कैश आउटफ्लोज 360,000 बन रहा है। तो हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 15% यूज करता, जो कि इसके बाद वाले रेट है, तो 1.15 की पावर -5 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 1,05,000। उस केस में अगर आप 15% यूज करोगे ना, अगर आप 15% यूज करोगे तो एनपीवी नेगेटिव आ रही होगी। अगर आप 15% यूज करोगे ना तो एनपीवी नेगेटिव आ रही होगी। आप चेक कर लो। 15% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है ना वो बन रहे हैं 351,976। 351,976। ठीक है। अगर आप 15% का रेट यूज करते हो तो 15% के रेट के हिसाब से आपके पास जो एनपीवी बनती है, 15% के रेट के हिसाब से आपके पास जो एनपीवी बनती है वो नेगेटिव बनती है। आप इसको कैलकुलेट कर कर चेक कर सकते हो। ठीक है जी। और अगर आप कैलकुलेट कर कर चेक करोगे 15% के हिसाब से एनपीवी नेगेटिव बन रही है, और अगर एनपीवी नेगेटिव बनती है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस सवाल में आप एनपीवी की ही अप्रोच से चले जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये देख लो कि भाई 14% पर एनपीवी पॉजिटिव बन रही है या नहीं। 15 पर अगर नेगेटिव बन रही है ना, तो 16 पर और 17 पर भी नेगेटिव ही बनेगी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर 14% का रेट होगा तो ही ये प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है। अच्छा, अगला सवाल क्या है? लोन, सॉरी, a loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 equal annual installments. The amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound interest is। अगेन यहाँ पे वही वाली लॉजिक लगेगी जो हमने पहले बहुत सारे सवालों में अप्लाई करी है। और वो लॉजिक क्या है? लोन की वैल्यू किसके बराबर होती है? लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स।
लोन की वैल्यू जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। The amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound interest is। लोन की जगह आपने 10,000 लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स कैसे आएगा? आर मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट पे आप लिख दोगे 1 + 1 + 4%, पावर में क्या आएगा? -30 डिवाइडेड बाई 4%। अब आर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 1.04 की पावर -30, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.04, और 10,000 डिवाइडेड बाय आंसर करते हैं तो ये 578 कुछ बन रहा, 578.31। देखो इसका मैंने कॉन्सेप्ट जो है ना वो दोबारा रिपीट नहीं किया। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है, ये हमने पहले जो है वो कवर करा हुआ है। अच्छा 6.13 A person desires to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of ₹300 every year. The amount he should invest is। A person desires to create a fund। एक बंदा एक फंड बनाना चाहता है। फंड बनाने का मतलब यह है कि कहीं पर किसी जगह पर कुछ पैसे जमा कर कर रखना चाहता है। टू बी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, जहां से 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आएगा। टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ ₹300 एवरी ईयर, ताकि यहाँ से ताकि यहाँ से ताकि इस जगह से हर साल 300 रुपए का, ताकि इस जगह से हर साल 300 रुपए का प्राइस दिया जाए। द अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट इज। तो आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट यहाँ पर ये बंदा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हमें 300 रुपये हर साल के आखिर में, 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, हमेशा के लिए 300 रुपये चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये परपेचुटी वाला केस है। परपेचुटी के लिए हम लोग यूज करते थे R/I। अगेन परपेचुटी के आप लेक्चर्स देखोगे तो उसमें इसको डिस्कस किया है। तो 300 डिवाइडेड बाई परसेंटेज है 10%, यानी कि आपका जो आंसर होगा ना वो होगा 3,000। ठीक है जी। आप 3,000 आज एक जगह पर जमा कर दो। 10% का अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो आप हर साल के आखिर में वहां से 300 रुपये निकाल कर और प्राइज मनी पे कर सकोगे। 3,000 रुपये आपने जमा करे होंगे किसी बैंक अकाउंट पे। 10% का इंटरेस्ट रेट है तो पूरे साल का 300 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। 300 रुपये आप जो है वो प्राइज मनी के तौर पर पे कर दोगे, दोबारा से 3,000 पर आ जाओगे। फिर वापस से 3,000 रुपये जो है वो पैसे हैं, उस पर 10% यानी कि 300 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। 300 रुपये आप प्राइज मनी के तौर पर पे कर दोगे, वापस 3,000 पर आ जाओगे, और इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा 6.14 A firm wants to establish a library maintenance fund for a university। द फर्म वुड प्रोवाइड। अच्छा इसको जरा करना, मैं एक छोटी सी, 1-2 मिनट पे आता हूँ। एक छोटी सी कॉल करनी है, आप इसको जरा
चलो जी, इसमें लिखा हुआ है फर्म वांट्स टू एस्टेब्लिश अ लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड फॉर अ यूनिवर्सिटी। द फर्म विल प्रोवाइड 25,000 रुपीज एवरी 6 मंथ्स। एक फर्म है और वो एक लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड स्टेब्लिश करना चाहती है यूनिवर्सिटी के लिए। द फर्म विल प्रोवाइड ₹25,000 एवरी 6 मंथ्स। यहाँ से हर 6 महीने पर जो है वो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। द फंड यील्ड्स अ 10% annual rate of interest compounded semi-annually. What is the initial deposit required to establish a perpetual stream of payments from the interest every 6 months after making the first payment from the principal? देखो वो ये कह रहा है कि आप एक जगह पर कुछ पैसे जमा कर दो आज। आप किसी जगह पर एक पैसे जमा कर दो आज, उधर से जो इंटरेस्ट मिलेगा, उधर से जो इंटरेस्ट मिलेगा या जो रिटर्न मिलेगा, उससे आप 25,000 रुपये पे कर रहे होगे। अच्छा, पहले 25,000 रुपये आपको आज ही पे करना है। पहले 25,000 रुपये आपको आज ही पे करना है। उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा। साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट से 25,000 पे होंगे। साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट से 25,000 रुपये पे होंगे। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। परपेचुअल जब वो लिख दे तो इसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए। दूसरी बात ये कि वो बोलता है फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी कि पहली जो पेमेंट होगी वो प्रिंसिपल से होगी। पहली पेमेंट प्रिंसिपल से होने का मतलब ये है कि आज ही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये परपेचुइटी ड्यू का सवाल है। ये परपेचुइटी ड्यू का सवाल है, और परपेचुइटी ड्यू का सवाल जो है उसके लिए P इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आई यूज होता है। हमारे पास आर जो है वो 25,000 है, प्लस 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 डिवाइडेड बाई आई। आई यहाँ पर 10% है, लेकिन क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है तो 2 से डिवाइड होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 25,000 डिवाइडेड बाई 0.1/2 प्लस 25,000, ये बन जाता है 5,25,000। 5,25,000, ठीक है। अब तो ये रहा होगा कि 5,25,000 रुपये जो है उसमें से 25,000 रुपये पे हो जाएंगे, फिर बच जाएंगे 5 लाख। फिर अगली बार 5 लाख पर आपको साल के आखिर तक इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये पे हो जाएंगे, दोबारा से 5 लाख बच जाएंगे। फिर इसी तरह से उसके अगले साल 5 लाख में 25,000 इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख पे हो जाएंगे और 25,000 बच जाएंगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह से ये एक परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अगर ये इस बात इस यूं नहीं लिखता ना कि पहली बार 25,000 रुपये हमें जो है वो प्रिंसिपल से पे करने हैं, 5 लाख होता। इसलिए क्योंकि फिर वो हर साल के आखिर में इंटरेस्ट दे रहा होता। लेकिन क्योंकि इसने ये लिखा कि पहली बार जो 25,000 रुपये है वो प्रिंसिपल से पे हो रहे हैं, इसका मतलब आज मुझे 5 लाख नहीं बल्कि 5,25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, 25,000 रुपये ज्यादा रखने पड़ेंगे, ताकि उसमें से 5 लाख 25,000 में से 25,000 पे हो जाए, फिर 5 लाख बच जाए और फिर वो कर जाए। अगला स्मॉल बिजनेस, the loan is for 5 years at an annual interest rate of 8% compounded quarterly. What is the amount of quarterly payments to pay back the loan? अगेन वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो एक बंदे ने 19,000 रुपये बोरो करे हैं, लोन 5 साल के लिए है, at an annual interest rate of 8% compounded quarterly. What is the amount of quarterly payments to pay back the loan? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो आप लिख दोगे 19,000 इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई
1 - 1 + 8% डिवाइडेड बाई 4। पावर में क्योंकि 5 सालों की बात है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 5 × 4 20 आएगा, डिवाइडेड बाई 8%/4। इससे हम अपना आर कैलकुलेट कर सकते हैं। 8% डिवाइडेड बाई 4 + 1, पूरे की 8% डिवाइडेड बाई 4 + 1, इसकी पावर आ जाएगी -20। 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 8%/4, 19,000 डिवाइडेड बाई आंसर 1161.97। 1161.97। ठीक है। तो ये हमने 6.11 से 6.15 सवाल